अच्छा जी। तो आज से हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमने बेसिक अकाउंटिंग देख ली थी, हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देख लिए थे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख ली थी। और आज हमने अपना पहला टॉपिक शुरू करना है, जनरल जर्नल, जो कि बेस करता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे। मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ हेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। हमने उसमें देखना है कि उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिशन गिवन होगी। अब वो ट्रांजिशन किस तरह से गिवन होगी, मैं आपको ट्रांजिशन यहाँ लिखकर दिखाऊंगा, और फिर आपने इसको जर्नलाइज करना है। जर्नलाइज का मतलब क्या होता है, आपने इसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करना हमने आपसे सीखना है। अच्छा जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझा रहा हूँ मैं। अभी आपको प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा। एक बार आपने रिकॉर्ड करना चीज़ को सीख लिया, अकाउंटिंग एंट्रीज को समझ लिया, फिर हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे कोई भी अपने पास पेपर में से या किसी बुक की प्रैक्टिस क्वेश्चन में से, जहाँ पे हम फिर एक पूरी प्रेजेंटेशन के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन किस तरह आती है, ट्रांजेक्शन हमारे पास को इस तरह से लिखी हुई, जैसे लिखा होगा मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹1 लाख, फुल स्टॉप। ये ट्रांजेक्शन है हमारी। ट्रांजेक्शन का मैंने मतलब पहले ही बताया था। ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन भी आप लिखना चाहिए तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। जब एक प्रॉपर्टी हाथ चेंज करती है, क्या मतलब हाथ चेंज करने का, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास चली जाती है, या एक बंदे के पास से दूसरे बंदे के पास चली जाती है, तो उसका हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट से आके मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ, तो मैंने कैश उसको पे कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी उस शॉपकीपर के पास चली गई और उसने जो अपनी इन्वेंट्री थी वो आइटम मुझे सेल कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। दिस इज नोन एज ट्रांजेक्शन। व्हेन प्रॉपर्टी चेंज हैंड इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन है। अब बात करते हैं हम इस ट्रांजेक्शन की। अब एक ट्रांजेक्शन गिवन है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश इन्वेस्ट कर दिया ₹1000। मैंने बताया था कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो डेबिट या क्रेडिट पे हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसको मैंने बुक कीपिंग का नाम भी दिया था। अब ये बुक कीपिंग कैसे होती है, सबसे पहले आप ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जब ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है। जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में। तो कैश हमारा क्या, एक एसेट है। कैश हमारा क्या, एक एसेट है। इसका मतलब वो जो बिजनेस है, उस बिजनेस के पास एक एसेट आ रहा है जिसका नाम कैश है, और उसके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं जब कैश बिजनेस के पास आएगा। याद है मैंने पहली क्लास में कहा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो मिस्टर एक्स ने जो ₹1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उससे बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो मैंने डेबिट साइड पे लाके ₹1 लाख की वैल्यू लिखी, और ₹1 लाख की वैल्यू लिखी, उसको नाम दे दिया कैश का। तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट, कैश मेरा एक एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स। तो ये मेरा कैश जो है वो डेबिट हो गया। कैश डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। कैश मेरा एसेट है और बिजनेस के एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, वो डेबिट पे आ गया। अब क्या होगा, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया गया और पैसा लगाया गया ₹1 लाख। तो मैंने बताया था जब भी आप एक नया बिजनेस सेटअप करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है हम उसको कहते हैं सरमाया। और सरमाया को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल मेरा क्रेडिट जाएगा, कितने रुपए से क्रेडिट होगा, वो ₹1 लाख से। ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। ये मेरी पहली अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। मैंने बताया था कि जब भी एसेट इंक्रीज होंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे। तो जब मेरे एसेट इंक्रीज हुए थे ₹1 लाख से, मैंने उसको डेबिट पे लिख दिया। फिर मैंने जब बिजनेस के अंदर एसेट्स को इन्वेस्ट किया, कैश को इन्वेस्ट किया, उससे मेरी सरमायाकारी बढ़ गई। सरमाया को हम कहते हैं कैपिटल, और मैंने लिखवाया था कैपिटल इंक्रीजेस क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज पे क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है। तो कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया ₹1 लाख से। छोटी सी एक प्रेजेंटेशन की चीज अभी बता देता हूँ। जब आप क्रेडिट साइड पे कोई भी चीज लिखेंगे तो थोड़ा सा उसको इस तरह से आगे करके लिखेंगे, ऐसे, प्रेजेंटेशन के लिए। और डिटेल प्रेजेंटेशन देखेंगे, छोटी सी चीजें अभी बता दी साथ साथ। तो ये आपकी एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फिर फर्दर बात करते हैं। चलें एक और इस तरह की एग्जाम्पल बनाते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स हटा देते हैं, इस बार मिस्टर अहमद कर देते हैं। स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹3 लाख। अगेन सेम केस है, सेम ट्रांजेक्शन है। अब मिस्टर अहमद थे, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर कैश इन्वेस्ट कर दिया ₹3 लाख का। जब ₹3 लाख मिस्टर अहमद ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो बिजनेस में कैश आ गया और बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो गए। बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो गए ₹3 लाख से। तो ₹3 लाख मैंने कैश डेबिट कर दिया, क्योंकि
एसेट इंक्रीज होते हैं डेबिट पे जाते हैं। जब मैंने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा कैपिटल भी इंक्रीज होगा, जब मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट पे जाएगा। तो मैंने अपना कैपिटल क्रेडिट कर दिया 3 लाख पैसे और ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। ये दो भी मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल कराई है। अब किसी के जहन में हो सकता है इस वक्त ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या जरूरी है हम बिजनेस के अंदर सिर्फ कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई और चीज इन्वेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी चीज इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी अपनी पर्सनल कार थी, आपने बिजनेस में लगा दी, इन्वेस्ट कर दी। आपका अपना कोई पर्सनल कंप्यूटर था, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। आपके पास एक घर का एक रूम था, आपने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। कोई प्रॉपर्टी थी आपके पास, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी। घर का कोई इक्विपमेंट था, एसी था, वो निकाल के अपने बिजनेस में लगा दिया, वो इन्वेस्टमेंट कर दी। तो कोई भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट की जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल्स मैं भी आपको करवाता हूँ। एक और एग्जांपल, मिस्टर अहमद ने कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल, स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग हिज पर्सनल कार वर्थ 5 लाख रुपए मेहरान थी भाई के पास। मिस्टर अहमद ने अपनी मेहरान जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। अब वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को? अगेन उस बिजनेस के पास एसेट आ गया। इस बार एसेट कैश की फॉर्म में नहीं आया, कार की फॉर्म में आया। तो कार में डेबिट कर दूंगा 5 लाख रुपए से, क्योंकि कार मेरे एसेट है। अगेन वो भी इंक्रीज होकर डेबिट पे जाएगा। याद करने दोबारा, मैंने कहा था जो भी एसेट है या जो भी हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स है उनकी डिफरेंट शक्लें हम देखेंगे। हमने एग्जांपल में लिखा था ना करंट एसेट्स की, कि हमारे पास व्हीकल जो है वो भी हमारा नॉन करंट एसेट हो सकता है। ठीक है, तो मेरी कार डेबिट हो गई। अब कार क्यों डेबिट हुई है? क्योंकि कार डेबिट की है मैंने, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया, सरमायाकारी बढ़ गई। अगेन मैंने अपना कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कार। ये मेरी कॉल अकाउंटिंग एंट्री पास हो गई। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल चीजें इन्वेस्ट कर दें, अपने मल्टीपल एसेट्स? एक जो बिजनेस ओनर था, ओनर को प्रोपराइटर कहते हैं, प्रोपराइटर जो था वो क्या अपने डिफरेंट पर्सनल एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि एक बंदा था, उसने कुछ कुछ कैश इन्वेस्ट किया, अपनी कार लेकर आया, एक कंप्यूटर लेकर आया, कुछ प्रॉपर्टी लेकर आया। कि ऐसा पॉसिबल है मल्टीपल एसेट्स इन्वेस्ट करना? बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अभी देख लेते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नाम चेंज करते हैं, किसी और पार्टी को लेते हैं। अब ले लेते हैं मिस्टर सत्तार। चले, मिस्टर सत्तार बख्श, सत्तार ही लिख देते हैं, काफी राइट। चल, मिस्टर सत्तार स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश रुपीज 2,50,000, कॉमा हिज पर्सनल कार वर्थ 6 लाख, अ कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 50,000। एक 50,000 का लैपटॉप भी लेकर आ गया। एंड प्रॉपर्टी वर्थ, या ये लिखते हैं हैविंग अ वैल्यू ऑफ रुपीज 9 लाख। 9 लाख की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, ये सब चीजें बिजनेस में लेकर आए। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सुकून से। सबसे पहले देखें बिजनेस में कौन सा एसेट आ रहा है। कैश आ रहा है। कैश एक एसेट है, बिजनेस के एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, कैश को हमने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पे 2,50,000 से। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पे आता है। फिर उसने एक और एसेट इन्वेस्ट किया, कार। कार भी एसेट इंक्रीज होकर डेबिट पे आ गई 6 लाख रुपए से। फिर उसने एक इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया अपना, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एसेट बन गया बिजनेस का, वो भी डेबिट पे आ गया 50,000 रुपए से। और उसके बाद उसने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की जिसकी वैल्यू थी 9 लाख रुपए। तो प्रॉपर्टी बिजनेस की, बिजनेस के एसेट बन गए और एसेट इंक्रीज होकर डेबिट पे आ गए। जितने भी एसेट मेरे इंक्रीज होते गए सब मैं डेबिट पे लिखता गया। अब क्योंकि ये सारे बिजनेस के अंदर एसेट्स मेरे इन्वेस्ट हुए तो इसकी वजह से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। जो मेरा कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब जब मैंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की तो मेरा कैपिटल टोटल किस वैल्यू से बढ़ा? मेरा कैपिटल टोटल वैल्यू बढ़ा 18 लाख रुपए से। तो मैंने कैपिटल अपना 18 लाख से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होकर क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये एक और सिनेरियो था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। जितने भी एसेट्स है, एसेट जब जब इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे आएगा, और जिस नाम से एसेट आ रहा है उस नाम से हम रिकॉर्ड करके दिखा देंगे। और इनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे चला गया। अब यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट है।
ये जो मैं अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा था, इनकी टाइप्स होती हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज की टाइप्स होती हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज की दो टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज की दो टाइप्स। पहली टाइप हमारी है जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री, और दूसरी टाइप है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ये डबल एंट्री क्या है और ये कंपाउंड एंट्री क्या है? डबल एंट्री का मतलब होता है एन एंट्री विच हैव वन डेबिट एंड क्रेडिट। एन एंट्री विथ अ डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसी एंट्री जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, जैसे कि ये एक बार डेबिट आया एक बार क्रेडिट आया, जैसे कि ये एक बार डेबिट आया एक बार क्रेडिट आया, जैसे कि ये एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। ये डबल एंट्री है। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट। मोर देन वन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ऐसी एंट्री जहां एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होंगे, जैसे कि ये एंट्री। यहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट पे अमाउंट आ रही थी और क्रेडिट पे एक अमाउंट थी हमारे पास। ये कंपाउंड एंट्री। ऐसी भी एंट्रीज अभी हम आगे जाके करेंगे जहाँ पे क्रेडिट पे एक से ज्यादा अमाउंट आ रही होंगी। ऐसी भी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों पे मल्टीपल अमाउंट आ रही होंगी, तो वो कहलाती है हमारी कंपाउंड एंट्री। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब एक और थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक चीज मैंने आपको बतानी है, जो आपकी अकाउंटिंग है वो ऐसे नहीं मन धड़क चल रही है। अकाउंटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बेस करती है। अकाउंटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बेस करती है। अकाउंटिंग की जो बुनियाद है बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बेस करती है। इसको हम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। उस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से सीखते रहेंगे। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप कभी भी ये बात नहीं समझ पाएंगे कि डबल एंट्री कंपाउंड एंट्री किस तरह से बन रही है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है एवरी अकाउंटिंग एंट्री मस्ट, देखो मस्ट कह रहा हूँ, मस्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है हर एंट्री में जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट होगी वो इक्वल होना जरूरी है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट पे जो अमाउंट आ रही है वो डिफरेंट हो क्रेडिट से, या क्रेडिट वाली अमाउंट डेबिट से डिफरेंट हो। बात तो एक ही। डेबिट और क्रेडिट को इक्वल होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देख लें डेबिट पे 1 लाख था तो क्रेडिट पे भी 1 लाख आएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 99,999 हो, नहीं। 1 रुपए 1 पैसे का भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है एवरी अकाउंटिंग एंट्री मस्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे आके देखें, जब हमने कंपाउंड एंट्री पास की थी तो जो भी हमारे पास डेबिट का टोटल आया था हमने क्रेडिट पे उतना ही ला के लिखा था। तो याद रखना, कंपाउंड एंट्री या डबल एंट्री होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मल्टीपल डेबिट्स या मल्टीपल क्रेडिट आ जाते हैं तो उसका टोटल मैच नहीं करेगा। हमेशा टोटल मैच करेगा। इवन इन कंपाउंड एंट्री डेबिट अगर मल्टीपल्स हैं या क्रेडिट पर मल्टीपल फिगर आ रही हैं, उनका टोटल फिर भी मैच करेगा, और मैच होना जरूरी है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया डुअलिटी कॉन्सेप्ट। अब जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे हमारे ध्यान में डुअलिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। थ्योरेटिकली आपको याद होना चाहिए कि अब आप कब कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं, कब डबल एंट्री पास कर रहे हैं। फ्यूचर स्टडीज में हम देखेंगे भी। और आगे बढ़ते हैं। हमने एक ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करना सीखी है कि अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या बिजनेस के अंदर हम कैश इन्वेस्ट करें, जरूरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करते हुए कि पैसा इन्वेस्ट हो। बिजनेस स्टार्ट हो चुका, 1 साल 2 साल 3 साल चल चुका, उसके बाद भी हम फर्दर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे कोर्स के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमने उसमें कुछ पैसा या कोई अपना एसेट इन्वेस्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है बिजनेस के अंदर, और भी ट्रांजेक्शन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मिस्टर मिस्टर करके लिख रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा जो ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। तो मिस्टर, मिसेज भी हो सकती है, मिस भी हो सकती है। मिस्टर अहमद परचेज्ड
मर्चेंडाइज कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर कैश। अब एक ये ट्रांजेक्शन हमारे पास आई है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मिस्टर अहमद ने मर्चेंडाइज परचेज की है 10,000 रुपए की कैश पे। इसका क्या मतलब, मैंने आपको पीछे बताया था करंट एसेट्स के अंदर कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कैसे होती है। मैं मर्चेंडाइज लिखूं या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखूं, बात एक ही है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम उस चीज को कहते हैं जो हमने बेचने के गर्ज से चीज खरीदी हो। जब भी मैं कोई बेचने के गर्ज से चीज खरीदूंगा उसको मैं परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। जब भी मैं कोई चीज परचेज करूंगा बेचने के गर्ज से तो मैं उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज आपने बेचने के गर्ज से ली है? बड़ा आसान। अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाए बेचने के घर से लिए। अगर गुड्स लिखा हुआ आ रहा है तब भी आपने बेचने के घर से परचेज किए। और तीसरी चीज ये होती है एग्जामिनर खुद लिख कर दे देता है कि कोई भी चीज मैंने परचेज की थी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो तब भी आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर, फिर तो अगर आपको बता दिया लिखते हैं। तो जब भी मैं कोई चीज बेचने के घर से परचेज कर रहा हूँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा है या गुड्स का नाम लिखा है, तो उसको मैं परचेज के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। अब आसान करने के लिए बता दूं, आगे जाके फिर मैं इसको और फर्दर क्लियरिफाई करूंगा। जब मैंने सामान परचेज किया तो मैंने 10,000 रुपये पे कर दिए और सामान में लेकर आ गया। अब मुझे बताएं, मैंने 10,000 रुपये का खर्चा किया उस सामान को परचेज करने के लिए, तो परचेजेस क्या है? मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, क्योंकि मैं 10,000 का खर्चा कर रहा हूँ एक चीज को आगे बेचने के लिए। तो परचेजेस क्योंकि मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे, याद है ईद, एसेट इंक्रीज डेबिट। तो परचेज मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी। कई जगह समझाने के लिए आपको यूं भी बताया जाएगा कि परचेज आप सामान लेकर आ गए, सामान लेकर आ गए, आपका एसेट बन गया, आपने इसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। वो इसलिए बताया जाता है कि फॉर द टाइमिंग आप नई नई अकाउंटिंग अभी सीखी होती है, आपको एकदम बात नहीं समझ आती एक्सपेंस की। तो ये मत समझना कि गलत बता दिया, आगे जाके बंदा आपको सही भी करेगा कि इनिशियली आपने समझ लिया कि आप सामान परचेज करके लेके आए, सामान आपके पास आ गया, वो आपका एसेट बन गया, आपने डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। फॉर द टाइमिंग समझने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली परचेजेस का जो नेचर है वो एक्सपेंस का है। इसलिए मैंने आपको कहा आपने 10,000 रुपये का खर्चा किया है एक चीज को आगे बेचने के लिए, अब इसको आप जाके आगे 12,000 का बेचें, 20,000 का बेचें, 30 का बेचें, वो आपकी मर्जी, बिजनेस पर डिपेंड करेगा। खैर, तो मैंने परचेज किए 10,000 रुपये की, परचेज में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई क्योंकि परचेज का नेचर मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे आता है। अब ये जो मैंने सामान परचेज किया, कैसे परचेज किया? कैश पे करके परचेज किया। तो जब मैं कैश पे करूंगा तो मेरे पास से, बिजनेस के पास से कैश चला जाएगा। जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ ना मेरे पास चीज आ रही है या मेरे पास से जा रहा है, तो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। तो बिजनेस के पास से कैश चले गया 10,000 रुपये। जब बिजनेस के पास से कैश 10,000 रुपये चले गए तो वो कैश क्या चीज है? मेरा एसेट। जब कैश चला गया तो कैश एसेट कम हो गया। एसेट कम होगा कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जब एसेट बढ़ता है तो देख लें डेबिट साइड पे आता है। अब कैश जा रहा है तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से, और ये मेरी एंट्री रिकॉर्ड होगी। ये मेरी डबल एंट्री थी। किस चीज की? मैंने सामान परचेज किया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रांजेक्शन। अब ये भी तो हो सकता है कि हम सामान उधार पे परचेज कर लें। हम सामान उधार पे परचेज कर लें। तो मैं अल्फाज आपको लिख के बता देता हूँ। एक ट्रांजेक्शन हमने यहाँ लिख दिया। अब मैं लिखा मिस्टर अहमद परचेज, अब मैं मर्चेंडाइज का वर्ड यूज नहीं कर, गुड्स का वर्ड यूज कर लेता हूँ ताकि रिकॉर्ड्स में आपके पास आ जाए कि गुड्स भी लिखा हुआ आ सकता है। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ आ जाए या ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ जाए, बात एक ही है। क्या मतलब है इसका? कि आपने उधार पे ट्रांजेक्शन किए। अब मिस्टर अहमद ने 25,000 रुपये का सामान परचेज किया है रीसेल पर्पज के लिए उधार पे। मुझे कैसे पता चला रीसेल पर्पज के लिए किया? क्योंकि नाम लिखा हुआ है गुड्स का, गुड्स का नाम बताया था लिखा हुआ, या मर्चेंडाइज लिखी हो, तो समझ जाए आप कि वो इन्वेंट्री की बात करें। तो अगेन सामान परचेज करके लेके आया, परचेजेस मेरा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे आता है। तो 25,000 रुपये मैंने परचेजेस डेबिट पे साइड लिख दिया। अब सामान मैंने परचेज कर लिया लेकिन पैसा तो पे नहीं किया, पैसा पे करना बाकी है। तो पैसा पे करना बाकी, इसका मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना बिजनेस की। बिजनेस ने सामान परचेज करके पैसा पे नहीं किया है, उसको पैसा पे करना भी बाकी है। जब पैसा पे करना बाकी है तो हम उसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल। जब पैसा पे करना बाकी है तो हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज हुई, रिकॉर्ड हो गई, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। तो पहली ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि सामान परचेज किया था कैश पे, और दूसरी ट्रांजेक्शन हमने देखा कि हमने सामान परचेज किया उधार पे।
जब हमने कैश पे परचेज किया था तो एसेट कम हो गया था कैश, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे चला गया था। इस केस में जब हमने उधार पे सामान परचेज किया है तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड पे आती है, इसलिए अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें कि अगर मैं बार बार चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो इससे लेक्चर मेरा बोर तो नहीं हो रहा, या आपको इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या बार बार ये जो मेरे मैं रिपीट करता हूँ चीज़ को, ये आपके लिए ठीक है, समझ आने में आसानी रहती है इससे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रांजेक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं मार्केट गया या मेरे पास सामान मैंने कुछ परचेज किया, कुछ पैसा कैश पे कर दिया और कुछ सामान हम उधार पे लेकर आ गए। बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। एक और ट्रांजेक्शन बनाते हैं। मिस्टर अहमद परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 रुपये, पेइंग कैश रुपीज 80,000 and the balance on account. And the balance on account. ओके, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग आउट हो गई है, सही कर देते हैं। एंड दी बैलेंस ऑन अकाउंट, ये एक ट्रांजेक्शन हो गई मेरी। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। मैंने 1,50,000 रुपये का सामान परचेज किया। अगेन जब मैं सामान परचेज कर रहा हूँ तो परचेज डेबिट जाएंगी मेरी। अब तो ये बात समझ आ गई होगी, परचेज का नेचर एक्सपेंस है मेरा, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़ रहा है एक्सपेंस मेरा। 1.5 लाख से परचेज डेबिट। अब मैंने पैसा कितना पे किया, मैंने कैश पे किया 80,000 रुपये। जब मैंने कैश पे किया 80,000 रुपये तो मेरा कैश कम हो गया। कैश कम होगा, एसेट कम होगा, क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। 80,000 रुपये से कैश मेरा क्रेडिट साइड पे चला गया। रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई मेरे पास, 1,50,000 में से 80,000 रुपये का मैंने कैश पे कर दिया, रिमेनिंग रह गई 70,000 रुपये। लिखा हुआ था दी बैलेंस ऑन अकाउंट, परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए, पेइंग कैश 80,000 एंड दी बैलेंस ऑन अकाउंट 70,000 रुपये का मैंने सामान उधार पे लिया है। जब मैंने सामान रिमेनिंग उधार पे लिया है तो पैसा पे करना बाकी है। पैसा पे करना बाकी को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल, और क्योंकि अकाउंट्स पेबल मेरी लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अब अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे ये मैंने कंपाउंड एंट्री पास की है। अब कंपाउंड एंट्री में क्रेडिट साइड पे भी देख लें, टोटल 1.5 लाख बन रहा है और डेबिट साइड पे भी 1.5 लाख बन रहा है। ध्यान में रखना है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आए, आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो आपने कोई ना कोई ब्लेंडर किया। तो यहाँ पे मैंने परचेज रिकॉर्ड कर दी कैश पे, यहाँ पे रिकॉर्ड की क्रेडिट पे, और यहाँ पे मैंने कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की है। ठीक है, ये हो गई कुछ मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज जहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त की एंट्रीज पास की, और मैंने कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं जब मैंने परचेजिंग की। अब आते हैं सेल्स के ऊपर। बिजनेस में सेल्स भी तो होती है, सिर्फ परचेजिंग थोड़ी होती है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 लाख। अब मैंने यहाँ लिखा है मैंने 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया, और किस पे बेचा है, कैश पे बेचा। जब मैं 2 लाख रुपए का सामान बेचूंगा और कैश पे बेचूंगा तो कैश मेरे पास आएगा ना, जब भी मैं सामान बेच रहा हूँ तो कैश आएगा। जब कैश आएगा तो कैश मेरा एसेट है, कैश बिजनेस के पास आ रहा है, कैश एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो रहा है ना, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। कितने से, 2 लाख रुपए से। 2 लाख से कैश इंक्रीज हो गया। जब मेरा 2 लाख रुपए से कैश इंक्रीज हो गया तो मैं कह रहा हूँ कैश आया क्यों था, कैश इसलिए आया था मैंने सामान बेचा था। जब सामान मैंने बेचा है तो सामान बेचने को हम क्या कहते हैं, सेल्स। और सेल्स मेरा क्या है, रेवेन्यू। सेल्स बोलूं या रेवेन्यू बोलूं, बात तो एक ही है। तो सेल्स हो या रेवेन्यू हो वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे आता है। तो जो मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखवाए थे, एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसमें एक नाम ऐड कर दूंगा मैं। तो जब मेरी सेल्स हो या रेवेन्यू हो, नॉर्मली जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम उसको रेवेन्यू का वर्ड यूज कर लेते हैं, और जब हम कोई सामान बेच रहे होते हैं तो हम सेल्स का वर्ड यूज कर लेते हैं। वैसे दोनों के लिए इंटरचेंजेबली हम वर्ड को यूज कर लेते हैं, किया भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको चाहे तो आपकी आसानी के लिए सेल्स रेवेन्यू भी लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं आप सेल्स रेवेन्यू लिखें, लेकिन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, भी नया लेक्चर है। तो कैश डेबिट हुई क्योंकि कैश आ रहा था, एसेट इंक्रीज हो रहा था, और क्योंकि मैंने सामान बेचा था तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई। सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है, तो सेल्स रेवेन्यू मेरा क्रेडिट हो गया, अकाउंटिंग बैलेंस हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखवाया था, एक मिनट याद रखिए। ये रहा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे मैं लिखवाया था रेवेन्यू ना, तो रेवेन्यू के साथ आप स्लैश डाल के यहाँ पे अपने पास सेल्स भी आप लिख लेना। मैंने कहा था ना और नाम मैं ऐड कराऊंगा आगे जाके, तो रेवेन्यू की जगह सेल्स भी आ सकता है। ठीक, अभी भी और चीजें ऐड होंगी।
सीखते जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि हमने परचेजिंग की थी कैश पे, फिर हमने परचेजिंग की थी उधार पे, क्रेडिट पे, तो इसी तरह सेल्स भी तो उधार पे हो सकती हैं, हम उधार पे सामान बेच भी तो सकते हैं। तो अब मैंने सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, यहाँ पे भी ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है या ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, बात का मतलब यही है कि आपने ट्रांजेक्शन उधार पे की है। तो 3 लाख रुपए का सामान आपने बेच दिया, लेकिन उधार पे बेचा है। जब आपने सामान उधार पे बेचा है तो पैसा आना बाकी है, पैसा लेना बाकी है। पैसा लेना बाकी है, हम उसको क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीबल। जब आप सामान उधार पे बेचते हो और पैसा लेना बाकी होता है तो अकाउंट रिसीबल कहते हैं। देखो मैं लिखवाया भी था यहाँ पे, ये आ रहा देखो, अकाउंट रिसीबल। अकाउंट रिसीबल हमारा एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे आता है, तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा डेबिट हो गया, और कितने से, 3 लाख रुपए से। और अकाउंट रिसीबल डेबिट क्यों है, क्योंकि मैंने सामान बेचा है। सामान बेचने को हम क्या कहते हैं, सेल्स रेवेन्यू। मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है जब मैं सामान बेच रहा हूँ, तो सेल्स इंक्रीज हुई, क्रेडिट साइड पे आ गई, वही 3 लाख रुपए से अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड हो गई। होपफुली ये भी क्लियर होगा आपको। पहले मैंने कैश पे सामान बेचा था तो कैश डेबिट हुआ था, कैश आ रहा था, एसेट इंक्रीज हो रहा था और सेल्स रेवेन्यू क्रिएट हो गया था। अब मैंने उधार पे सामान बेचा तो पैसा आना बाकी है, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीबल, तो अकाउंट रिसीबल डेबिट कर दिया, और सेल्स इंक्रीज हुई तो क्रेडिट पे चलेगी। अब एक ट्रांजेक्शन ऐसी करते हैं जहाँ पे हम सामान बेचेंगे, कुछ कैश रिसीव होगा, बाकी सामान हमारा उधार पे जाएगा। कुछ कैश रिसीव हो जाएगा और बाकी सामान हमारा उधार पे होगा। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख रुपए, फॉर कैश ₹3 लाख, एंड ऑन अकाउंट ₹2 लाख। ठीक है भाई, हमने सेल की है 5 लाख रुपए की, जिसमें से 3 लाख रुपए कैश आ गया और 2 लाख रुपए आने बाकी हैं, वो उधार पे। तो जब मैंने सेल की और कैश आया, कैश एसेट था, इंक्रीज हुआ, डेबिट साइड पे आ गया, कितना, 3 लाख। और 2 लाख रुपए आने बाकी हैं। जब पैसा आना बाकी है तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीबल के नाम से। अकाउंट रिसीबल भी मेरा एसेट है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया 2 लाख। टोटल सेल कितने की थी, 5 लाख की। तो जो 5 लाख की मैंने सेल की थी वो मैंने सेल रेवेन्यू के नाम से क्रिएट कर दी, क्योंकि सेल्स जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड पे आती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगेन मैंने कंपाउंड एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री देखी, जब बिजनेस के अंदर सरमायाकारी की जाएगी तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा। फिर हमने देखा, दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, हमने सरमायाकारी की थी तो कैसे रिकॉर्ड किया था। फिर हमने ये भी देखा कि आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कैश ही इन्वेस्ट करें, आप मल्टीपल चीज़ें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि सामान परचेज हो रहा था कैश पे, मैंने बता दिया जब भी कोई चीज़ रीसेल पर्पस के लिए परचेज करेंगे तो उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करना है, परचेज नहीं लिखना, परचेज नहीं लिखना, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करना है। मार्क्स हमें इन चीज़ों के कट जाएंगे, एग्जामिनर फिर आपके मार्क्स काट देगा। उधार पे परचेजिंग की थी तो अकाउंट्स पेबल क्रिएट किया था क्योंकि लायबिलिटी थी। फिर हमने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जिसमें कंपाउंड एंट्री पास हुई थी, जहाँ पे हमने कैश पे सामान, थोड़ा कैश पे सामान परचेज किया था और बाकी उधार पे। फिर हमने सेल्स की एंट्री देख ली जहाँ पे कैश पे सेल आई, उधार पे सेल आई, और एक हमने एंट्री रिकॉर्ड की जहाँ पे कंपाउंड एंट्री रिकॉर्ड की, जहाँ हमने कैश और उधार पे दोनों पे सेल की थी। आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कुछ अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे और फिर बात करेंगे। आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कि वीडियोस के अंदर क्या बेहतरी की जा सकती है। मैं अपने बोलने की स्पीड तेज़ करूँ, स्लो कर दूँ, कहीं पे एक्सेल फाइल पे क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी किस्म का आपको फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल, तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगा, आप ईमेल पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में सबसे आसान है, आप उसी रेलेवेंट वीडियो पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सबको टाइमली रिस्पॉन्स दूं। थैंक यू।